हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आशीष उनियाल आपका विजन अकाउंट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। एंड आई होप सो कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं ये लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, वो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको रिलेटेड टू क्लास 12th अकाउंट्स। और मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि आपसे मैं अपने चैनल पे रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आप एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर कर पाएं। ठीक है। सो देखो, मैं ज्यादा बात तो नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना बोलूंगा कि देखो, आपके पीछे ना आप ही नहीं हो। सिर्फ आप ही एग्जाम नहीं देते हो, आपके पीछे आपके माँ बाप, पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं। ठीक है, आपके सारे वो मेंटर्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। सो वर्क हार्ड एंड बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स सिक्योर करो। यही बोलते हैं ना कि मेरी आपसे बोलते हैं ना कि एक छोटी सी आशा होगी और मेरा एक छोटा सा एफर्ट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। सो मेरे बच्चों, देखो, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं आपको पहले बता दूं, हमारा जो ये क्लास 12th का सिलेबस है, इसमें हमारे पास ना मेनली 3 यूनिट्स हैं। ठीक है। पहली यूनिट जो हमारे पास है ना, वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, सॉरी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सेकंड जो हमारे पास है, वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। एंड थर्ड वन हमारे पास है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। देखो, जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग आती है जो एग्जाम में, वो जनरली 36 मार्क्स की आती है। और जो कंपनीज आती है वो आपके पास 24 मार्क्स की आती है। अभी तक तो ऐसा ही है सो फार। बाकी आगे देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड अगर बोलते हैं ना कि कुछ चेंज करता है या कुछ बोलते हैं ना पैटर्न चेंज करता है, तो उस हिसाब से फिर हम अपडेट भी कर देंगे। ठीक है। और हमारा जो थर्ड यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पर हमारे पास बोलते हैं ना कि 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। तो टोटल ये 3 यूनिट मिला के ना आपके पास 80 मार्क्स का पेपर आपसे रिटर्न एग्जाम में पूछा जाता है। पर जो 20 मार्क्स होते हैं, रेस्ट वो आपके प्रोजेक्ट के होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल आपकी प्रिपेयर होती है स्कूल में। सो उसके लिए तो आपके स्कूल वाले ही गाइड करेंगे। बट यस, मैं आपको 80 मार्क्स के लिए पूरा प्रिपेयर करूंगा कि आप एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेकर आ सकें। ठीक है। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो यूनिट 1 से स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एवरीवन, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर का जो मेन कोर कंसेप्ट है वो है हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इस चैप्टर का मेन कोर कंसेप्ट है। हालांकि हम कुछ एडिशनल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, जैसे कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, गारंटी ऑफ पार्टनर क्या है। जैसे ही हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना मेरे बच्चे, हमारा ये चैप्टर क्लोज डाउन हो जाएगा। बट इस चैप्टर की डेप्थ में जाने से पहले हमें कुछ इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है, इसका मीनिंग दिया गया है बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ज्यादा स्पेसिफिक होके बताओ बेटा, तो सेक्शन जो 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो हमें पार्टनरशिप का मीनिंग बताता है। तो बोलता है कि पार्टनरशिप ना एक तरीके का संबंध होता है। ठीक है, रिलेशन होता है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, पर्सन नहीं, पर्सन्स के बीच में होता है, यानी दो और दो से अधिक लोगों के बीच में ये संबंध होता है। याद रखना, कोई भी सिंगल पर्सन खुद से पार्टनरशिप नहीं कर सकता। एट लीस्ट दो पार्टनर तो या दो पर्सन तो होने चाहिए। ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप होता है पर्सन्स के बीच में, जो एग्री करते हैं कि अब से हम शेयर करेंगे प्रॉफिट अपने बिजनेस का। जो भी ये बिजनेस रन करना चाहते हैं मिलकर, अब ये इसके प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। या तो इस बिजनेस को चलाएंगे सारे के सारे, यानी जो भी पर्सन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जो भी इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, याद रखना अब से हम इनको पार्टनर भी बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये जो भी जितने भी पार्टनर हैं, ये सारे के सारे भी बिजनेस को चला सकते हैं, या इनमें से कोई भी पार्टनर बिजनेस को चला सकता है। मान्य ये सबके लिए होगा। और इस कंसेप्ट को हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। वो इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि हर एक पार्टनर खुद से तो ओनर है ही बिजनेस का, बट वो अदर पार्टनर के लिए क्या है, एजेंट भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये मेरी पार्टनरशिप फर्म है और इसके दो पार्टनर है राम एंड श्याम। मान लीजिए किसी वजह से शाम जो है वो बिजनेस में प्रेजेंट नहीं हो पाया किसी वजह से। ठीक है।
लाइक इल हेल्थ के चलते या जो भी कोई भी कारण हो सकता है। तो इस बिजनेस को अभी रन कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं। तो राम के करे गए सारे के सारे एक्ट इक्वली किस पे लगते हैं? श्याम के लिए। या अगर श्याम अगर बिजनेस में नहीं है तो श्याम के बिहाफ पे कौन काम कर रहा है? राम काम कर रहा है। तो याद रखना, हर एक पार्टनर फर्म का ओनर तो होता ही है, बट वो अदर पार्टनर के लिए एजेंट भी होता है, यानी वो दूसरे पार्टनर के लिए भी काम करता है अगर दूसरा पार्टनर बिजनेस में अवेलेबल नहीं हो तो। बोलो बात समझ में आई? हाँ आई। फिर से बताता हूँ एक और बार। अगर पार्टनर को देखें तो वो फर्म का तो ओनर है ही, जैसे राम का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, पर वो दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी वजह से श्याम बिजनेस में प्रेजेंट नहीं हो पाया तो राम श्याम के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। तो याद रखना, इसको हम म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि क्या मतलब है? तो याद रखना, अगर आपसे कोई भी पूछे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है तो सीधा बोल देना ये एक रिलेशनशिप होता है पर्सन्स के बीच में, जो एग्री करके आपसे हम शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट को, जो कि हम किस कहाँ से कमा रहे हैं अपने बिजनेस से। या तो इस बिजनेस को चलाएंगे सारे के सारे, या उनमें से चलाएगा कोई भी, वो मान्य होगा सबके लिए। इसे हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई? अब देखो मेरे बच्चे, 12-13 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है? सर ये रिलेशनशिप हमारा मम्मी पापा के साथ भी है, भाई बहन के साथ भी है, दोस्तों के साथ भी है, तो ये रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है? लोगों यहाँ पे जो पर्सन्स के बीच में जो ये रिलेशनशिप है, ये कैसा रिलेशनशिप है? तो याद रखना मेरे बच्चे, ये रिलेशनशिप जो है ना, ये फॉर्मल रिलेशनशिप है, यानी ये ब्लड से नहीं बनता ये रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बनता है बाय मेंटेनिंग एन एग्रीमेंट, ठीक है, या बाय क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कर कर ही ये रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। तो जो एग्रीमेंट होता है ना बेटा, वो दो तरीके के हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका एग्रीमेंट पे आता है। एग्रीमेंट क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एग्रीमेंट की वजह से ही रिलेशनशिप बनता है, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के, या तो ओरल एग्रीमेंट, इसको हम म्यूचुअल एग्रीमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आप मुंह जुबानी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करते हो अपने बिजनेस को कि आप बिजनेस को किस तरीके से चलाएंगे, अगर मुंह जुबानी अगर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्लेन करते हो या स्टेट करते हो, तो ऐसे में वो होता है ओरल एग्रीमेंट यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट। बट अगर आप अपने बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करते हो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में, राइट कर कर कहीं आप डिफाइन करते हो, तो दैट इज नोन एज रिटर्न एग्रीमेंट। और इसी को ही हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। काफी दफा एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? तो याद रखना, पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटर्न एग्रीमेंट जहां पे आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंटेन करते हो, यानी डालते हो, यानी लिखते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ओरल और म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। द आंसर इज यस, आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट को बोलते हैं ना कि रिटर्न फॉर्म में नहीं किया हुआ है, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई बात? दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट बच्चे पूछ रहे हैं सर ये प्रॉफिट क्या? ये प्रॉफिट आपने सर जो हमें पॉइंट बताया था कि ये जो पर्सन है ये प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आते हैं, क्या सर ये लॉस को शेयर करने के लिए नहीं आते? तो मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर मेरा प्रॉफिट पॉजिटिव है तो वो प्रॉफिट ही माना जाता है, बट अगर मेरा प्रॉफिट नेगेटिव है तो हम उसको लॉस बोलते हैं। सेज कि अगर मेरा प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी इनकम ज्यादा है बिजनेसेस की और एक्सपेंसेस कम है, तो जो नेट फिगर आ रही है वो मेरा प्रॉफिट है। बट अगर मेरा प्रॉफिट नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि मेरे बिजनेसेस के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और मेरे बिजनेसेस की इनकम कम है, इसलिए मेरा प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? लॉस। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मेरा प्रॉफिट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव है तो लॉस है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है, वो निकल कर आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है। तो जो मेरा पार्टनरशिप डीड होता है बेटा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक तरीके का रिटर्न एग्रीमेंट, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। जो भी हम फॉर्म चलाना चाह रहे हैं, जो भी हम पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उनको अगर हम रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू यानी रिटर्न फॉर्म में लिखें तो हम उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर
कौन कौन से कंटेंट होते हैं। देखा जाए मेरे बच्चे तो इस पार्टनरशिप डीड के अंदर बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी लिखना चाहें बना सकते हैं कंटेंट। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मेरे बच्चे इसका जो पहला कंटेंट है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो मेरे बच्चे होता क्या है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो अब वो किसी एक पार्टनर को तो नहीं मिलेगा, मतलब जितने पार्टनर है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें ना एक प्रॉपर रेशो चाहिए होगा कि जिस रेशो में हम ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो अगर पार्टनर्स ये रेशो डिफाइंड करते हैं अपने, बोलते हैं ना कि एग्रीमेंट में कहीं लिख कर, तो वो कहाँ करते हैं, पार्टनरशिप डीड में करते हैं। जैसे मान लो हमारे 2 पार्टनर हैं, राम एंड श्याम, और अगर ये एग्रीमेंट में डिफाइन कर दें कि हमारे बीच का रेशो 2:3, 3:2, 5:3 इस प्रकार से होने वाला है, सो इसको हम कहते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप डीड में अवेलेबल है, इन्होंने लिखा हुआ है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है मेरे बच्चे, देखो हर पार्टनर यानी हर एक पर्सन जो बिजनेस को, इस पार्टनरशिप फर्म को रन करना चाहता है, चलाना चाहता है, वो एक डिफाइंड अमाउंट में, बोलते हैं ना, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है अपनी फर्म में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। सोचो अगर ये लोग यहाँ ना इन्वेस्ट करके कहीं बैंक में इन्वेस्ट करते या कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा जमा करते, तो बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो ऐसा ही फर्म भी बोलती है कि अगर आप हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम भी आपको इस कैपिटल के ऊपर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। सो दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही हम शाम को भी देंगे। सो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो कैपिटल ओनर्स ने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, उस कैपिटल के ऊपर फर्म क्या दे रही है, अपने पार्टनर या अपने ओनर को इंटरेस्ट दे रही है। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 10% का मिलेगा, 12% का मिलेगा, 14% का मिलेगा, अरे भाई कितने का मिलेगा वो आप यहाँ पे स्टेट करके रखते हो, लिख कर रखते हो। दूसरा सैलरी कमीशन। मेरे बच्चे मान लो कि ये रामश्याम है, ये बिजनेस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, काम कर रहे हैं ये बिजनेस में। तो मान लो रामश्याम ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, तो ये फर्म से क्या मांग रहे हैं, सैलरी मांग रहे हैं। फर्म से क्या मांग रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं। फर्म से क्या मांग रहे हैं, बोनस मांग रहे हैं। तो ये सब भी क्या है आपका एक्सपेंस है, यानी ये सब भी एक पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, देखो हमें पता है कि अगर हमारे पार्टनर हमारे ओनर हैं तो वो बिजनेस में क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बिजनेस में, कैपिटल। पर अगर वो कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में तो वो ओनर बन के लगाते हैं। बट समटाइम अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है, कुछ और पैसों की जरूरत है, तो वो फिर दोबारा मालिक को बोलेंगे कि भाई कैपिटल लगा दो। तो जरूरी नहीं कि जो पार्टनर्स हैं या जो ओनर्स हैं इस बिजनेस के, वो एज अ ओनर बनकर ही इन्वेस्ट करें दोबारा। वो एज अ लेंडर बनकर भी, एज अ लेंडर बनकर भी क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म को क्या दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं। और अगर वो पार्टनरशिप फर्म को लोन देंगे तो बदले में जब तक पार्टनरशिप फर्म इनको इनका पैसा वापस नहीं करती, तो पार्टनरशिप फर्म को क्या देना पड़ेगा इन्हें, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओ सर कैपिटल लगाते हैं तो फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगते हैं, और अगर सर लोन देते हैं, लेंडर बन के लोन देते हैं, तो बदले में इंटरेस्ट ऑन लोन मांगते हैं। द आंसर इज यस, है ना। तो ये भी आपका यहाँ पे स्पेसिफाई होता है भाई, कितने रेट से मिलेगा, 10% से मिलेगा, 12% से मिलेगा। भाई जी रेट क्या होने वाला है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है मेरे बच्चे, देखो अगर मान लीजिए कि फर्म का कोई भी रिसोर्स, ठीक है, फर्म का कोई भी रिसोर्स, रिसोर्स मतलब एसेट, फर्म का कोई भी एसेट, चाहे वो कैश हो या अदर देन कैश के फॉर्म में, लाइक कोई एसेट हो, लाइक मशीन बिल्डिंग, ठीक है, मशीन बिल्डिंग, स्टॉक, मतलब कैश के अलावा कोई और एसेट हो, अगर पार्टनर्स उन्हें लेकर जा रहे हैं अपने प्राइवेट पर्पसेस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम इसको कहते हैं कि इन्होंने फर्म से क्या कर ली है, ड्राइंग कर ली है। ये अपना पैसा नहीं लेकर जा रहे, ये फर्म का रिसोर्स लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये फर्म का कोई भी रिसोर्स लेकर जाते हैं अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, तो दैट इज नोन एज ड्राइंग। यानी राम ने क्या कर दी, ड्राइंग, श्याम ने क्या कर दी, ड्राइंग। तो यहाँ पर फर्म ये कहती है
कि अगर आपने हमारे रिसोर्सेस निकाले हैं तो अब हम आपसे इसके ऊपर क्या लेंगे बदले में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या लेंगे हम आपसे बदले में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि तुम हमें कैपिटल देते हो। देखो फर्म क्या बोलेगी पार्टनर्स को, कि तुम हमें अगर कैपिटल देते हो तो बदले में इंटरेस्ट लेते हो, तुम हमें लोन देते हो बदले में इंटरेस्ट लेते हो। तो अगर तुम हमारा रिसोर्स लेकर जाओगे पर्सनल पर्पसेस के लिए, तो हम भी तुमसे बदले में क्या लेंगे, इंटरेस्ट। और इसी पॉइंट को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना होता है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। सैलरी कमीशन बोनस फर्म को देना होता है पार्टनर को, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना होता है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म देती नहीं है, लेती है पार्टनर से, तो ये एक लौती इनकम होती है जो फर्म को पार्टनर से होती है। बोलो बात समझ में आई? दैट्स अ पॉइंट। पर कभी कभी क्या होता है, देखो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कभी कभी ना पार्टनरशिप डीड वो मेंटेन नहीं करते, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते। यानी कैसा एग्रीमेंट कर रखा है उन्होंने, ओरल एग्रीमेंट कर रखा है, यानी पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऐसे में फिर आपने, इनका मतलब है कि कोई कंटेंट लिखे नहीं है पार्टनरशिप डीड में। और अगर मान लो कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट या कंफ्लिक्ट पैदा होता है, तो उस कंफ्लिक्ट ऑफ, बोलते हैं ना कि उस कंफ्लिक्ट या डिस्प्यूट से निकलने के लिए आप किसका सहारा लेते हो फिर, या किसका दरवाजा खटखटाते हो, कोर्ट का। अब कोर्ट क्या बोलेगी, देखो भाई तुमने कोई पार्टनरशिप डीड तो मेंटेन नहीं करी, तुमने कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो किया नहीं है, तो राम ना हम तुम्हारी सुन सकते हैं, ना राम हम तुम्हारी सुन सकते हैं, ना श्याम हम तुम्हारी सुन सकते हैं। अब हम सुनेंगे अपनी, अब हम डिसीजन देंगे अपने। और ऐसे में कोर्ट अपने क्या ऑर्डर देती है, वो बोलती है कि अब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा इक्वल, यानी 2 पार्टनर हैं तो 1:1, 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1, 4 हैं तो 1:1:1:1। समझ में आया ना, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सरकार ने सीधा मना कर दिया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। सैलरी कमीशन पार्टनर को कुछ भी नहीं दी जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर कहेंगे कि हमको दे दो हमको दे दो, तो कोर्ट क्या बोलेगी, बनाते ना, एग्रीमेंट बनाते, रिटर्न एग्रीमेंट करते, नहीं किया तो अब हमारी सुनो। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आगे से क्या मेंटेन कर लेना, क्या बना लेना, रिटर्न एग्रीमेंट बना लेना, पार्टनरशिप डीड बना लेना, तब दे देना अपने आप को सैलरी कमीशन। अभी तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसलिए अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड है, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड। बोनस भी होगा तो वो नॉट अलाउड, याद रखना, सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, ये सब पार्टनर को देना होता है, तो ये भी नॉट अलाउड है अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या है, नॉट अलाउड। फर्म कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी ड्राइंग के ऊपर अपने पार्टनर से। पर यस, इंटरेस्ट ऑन लोन है @6% पर एनम। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर से क्या लिया है गाइस, लोन लिया है। क्या लिया है, लोन। तो उस लोन के बदले, उस लोन के बदले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो हाँ कि ना। अब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि ये फिक्स रहेगा @6% पर। दोनों ने दिया है तो दोनों को मिलेगा, किसी एक पार्टनर ने लोन दिया है तो किसी एक पार्टनर को मिलेगा। 6% पर एनम। देखो पर एनम का मतलब क्या होता है, ये वार्षिक दर होता है, ये पूरे साल के हिसाब से होता है। अगर मान लो कि आपने पूरे साल में 6 महीने का ही लोन दिया है फर्म को, लाइक अगर आपका ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से, ठीक है, मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, 1 अप्रैल से 2020, हाँ 1 अप्रैल 2024, और खत्म कब होता है, मान लो 31 मार्च 2025, या आपका मान लो एक अकाउंटिंग ईयर है, 12 महीने का अकाउंटिंग ईयर होता है, इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है मार्च में खत्म हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि पार्टनर स्टार्टिंग में ही लोन दे दे फर्म को। भाई अगर मान लो 1 अक्टूबर को दिया है, 1 अक्टूबर 2024 को, तो फिर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो सिर्फ कितने महीने का दिया जाएगा, 6 महीने का ही दिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर से मार्च 6 महीने होता है। तो ये पर एनम का मतलब ही होता है। अगर 3 महीने का लोन दिया है तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 3/12 करेंगे। अगर 9 मंथ का दिया है तो 9/12 के हिसाब से, यानी प्रोपोर्शनेट तरीके से फिर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। आप घबराइए मत, जब इनके कंसेप्ट आएंगे तो वहां पर हम इनका सॉल्यूशंस करना भी सीखेंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? तो सारी चीजें नॉट अलाउड है। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही अलाउड है। अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं, अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है पार्टनर को, तो वही अलाउड है 6% पर annum। बोलो क्लियर हो गया, दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट है एक नोट है मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन में कि कैन माइनर बिकम अ पार्टनर, क्या कोई 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति क्या बिजनेस में पार्टनर बन सकता है? द आंसर इज नो, स्ट्रिक्टली नो। माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। आप किसी बच्चे को 18 साल से कम उम्र को अगर आप पार्टनरशिप में लेकर आ रहे हो, तो आप उसे पार्टनर की तरह लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की एज 18 साल से कम उम्र की है, तो वो अपनी, बोलते हैं ना कि ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए अभी पूरी तरीके से कैपेबल नहीं है, वो अपनी क्षमताओं पे अभी आया नहीं है, वो अभी इस स्टेज पे नहीं है कि वो अपनी, बोलते हैं ना कि ऑब्लिगेशंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाए। इसलिए मेरे बच्चे, माइनर को कभी हम पार्टनर नहीं बनाते, बट माइनर को हम बेनिफिशियरी की तरह एंटर कर सकते हैं। मतलब वो बिजनेस के अंदर से प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आएगा, पर जैसे ही लॉस होंगे बिजनेस के अंदर, तो उसको शेयर नहीं करेगा। तो ऐसे में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, पर वो एक बेनिफिशियरी की तरह जरूर आ सकता है। कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि बताइए कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं, पर्सन्स होते हैं, जिनको आप पार्टनर की तरह एडमिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले याद रखो, एक तो हो गया आपका माइनर, वो तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, अगर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड का, तो आप उसको भी एडमिट नहीं कर सकते। और तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो आप उसको भी बोल देना कि पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एंटर नहीं करा सकते। देखो माइनर क्यों नहीं करा सकते, मैंने बता दिया। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो, बोलते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग करने में, बोलते हैं ना, असक्षम है। मतलब वो, बोलते हैं ना कि फैसले नहीं ले सकता, जैसे ल्यूनेसी, ठीक है, मतलब पागलपन के दौरे पड़ना, या चीजों को ढंग से समझ ना पाना, नशे में रहना। तो कोई अगर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। और अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, अगर मान लो लॉ ने, यानी कानून ने ही उस व्यक्ति को, बोलते हैं ना कि डिस्क्वालीफाई करा है, जैसे इंसॉल्वेंट है ना, मतलब उसके पास, मतलब वो बैंकरप्ट है। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, दिवालियापन हो गया है, ठीक है, मतलब उसके बैंक अकाउंट में 1 रुपए नहीं है, तो आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते, ठीक है। आप, बोलते हैं ना कि एलियन एनिमी, एलियन एनिमी मतलब अगर हमारी किसी देश के साथ जंग छिड़ी हुई है ना, वॉर चल रही किसी देश के साथ, तो उस देश के व्यक्ति को, उसके देश के व्यक्ति को हम अपने यहाँ पार्टनर तो नहीं बना सकते ना। तो ऐसे लोग पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय होते हैं, इंसॉल्वेंट, एलियन एनिमी, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ये लोग, बोलते हैं ना कि पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं हो सकते। अच्छा, सेकंड एक नोट मैंने और दिया है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। देखो मिनिमम मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि कम से कम तो 2 होने चाहिए, पर मैक्स टू मैक्स आप कितने पार्टनर रख सकते हो बिजनेस के अंदर? 50 से ज्यादा नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि जो हमारा रूल 10 है, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 का, वो हमें ये बताता है कि जो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट है वो कितनी है, 50। एक बात जरूर ध्यान से रखें, एक बात जरूर, ये बात अपने माइंड में, बोलते हैं ना कि स्टोर करके रख लेना, एंड तक एग्जाम में आ जाता है कि बताइए मैक्सिमम लिमिट क्या है पार्टनर की। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50। और ये भी पूछते हैं कि स्टेट द एक्ट जहां पर ये लिमिट मेंशन करी गई है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखते हैं। मेरे बच्चे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं दिया ही नहीं है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है। ये कहाँ दे रखा है, रूल 10, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में। ये आपको याद करना है। बोलो हो सकता है? हाँ जी सर, हो सकता है, छोटा सा ही तो पॉइंट है, मेरे लिए ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर, ठीक है, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या यू कैन से कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना। सुंदरताएं क्या है पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है ना। तो सुंदरताएं क्या है, जैसे पहले कि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में 2 और मोर पर्सन की जरूरत होती है, ठीक है। कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप के बिजनेस को करने के लिए? 2 या 2 से अधिक। मैक्सिमम आपको पता चल चुका है, 50 होने चाहिए। इनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट, चाहे ओरल कर लो चाहे रिटर्न कर लो, एग्रीमेंट होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस। आप कोई ऐसा बिजनेस ना करो कि जो इलीगल हो,
चरस गांजा अफीम का बिजनेस मत करने लग जाना, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं है, वो नहीं कर सकते। जो बिजनेस ही इलीगल है तो पार्टनरशिप का धंधा कैसे करोगे? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, जो लीगल हो। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। देखो, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। अगर करा रहे हो तो अच्छी बात है, करा लो रजिस्ट्रेशन। बट अगर नहीं भी करा रहे हो तो भी आप अपने बिजनेस को चला सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी। बट ये बोला जाता है कि अगर आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो इससे होता क्या है कि कल के दिन आप अगर किसी के ऊपर क्लेम करना चाहते हो, आपकी फर्म अगर किसी के ऊपर क्लेम करना चाहती है, या आपकी फर्म के ऊपर कोई क्लेम करना चाहता है, तो इजीली कर सकते हैं। और ऐसा फर्म के फेवर में ही होता है। अगर फर्म रजिस्ट्रेशन कराती है तो कल के दिन फर्म को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर स्यू करना चाहती है, केस करना चाहती है, तो कोर्ट में जाकर कर सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को क्या करा रखा है, रजिस्टर्ड करा, है ना। पर ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है, आप कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं करा रहे हो तो मत कराओ। जब तक सही है तब तक है, पर अगर कल के दिन कोई दिक्कत होती है तो फिर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट तो शेयर करोगे ही करोगे, एक स्पेसिफिक रेशो में, मैंने अभी अभी बताया था आपको। नेक्स्ट है एजेंसी रिलेशनशिप, ये भी मैंने आपको बताया। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट होता है, और वो इंडिविजुअली ओनर भी होता है। अगर दूसरा पार्टनर एब्सेंट है, नहीं आ पा रहा है बिजनेस के अंदर, तो जो पार्टनर नहीं आ रहा है उसके बिहाफ पे वो पार्टनर जो रेगुलर है बिजनेस में वो काम कर सकता है ना। तो उसके करे गए सारे फैक्ट, सारे एक्ट्स, बोलते हैं ना, इक्वली अप्लाई होंगे किस पे, उस पार्टनर पे भी जो पार्टनर किसी भी वजह से बिजनेस में करंटली नहीं आ पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, देखो, बिजनेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर कल के दिन बिजनेस को लॉस होता है और उस लॉस को बेयर करने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल इनसफिशिएंट पड़ती है, याद है ना कि बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं राम एंड श्याम, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया, कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। मान लो कैपिटल इन दोनों की लगी हुई है 10 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। अच्छा, बिजनेस को ना किसी वजह से लॉस हो गया 12 लाख रुपए से, तो जो 2 लाख की डेफिशिएंसी निकल कर आई है वो कौन बेयर करेंगे? राम एंड श्याम बेयर करेंगे, घर से लेकर उतना पैसा आएंगे। तो दैट इज नॉन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अगर जरूरत पड़ी तो घर, इनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं, यानी घर के भांडे बर्तन, वो तक भी बिक जाए, तो दैट इज नॉन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। बोलो समझ में आई? तो क्या फीचर है भाई? 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए, और अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड पार्टनरशिप, एलएलपी। देखो, एलएलपी क्या है? एलएलपी एक तरीके का ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, या इस एक ऐसी तरीके की एंटिटी है जहां पे पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। मतलब जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है बस उतने तक ही वो उतने तक का ही लॉस वो बेयर करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स को छेड़ा नहीं जाएगा, उनके घर के भांडे बर्तन को छेड़ा नहीं जाएगा। ये जो एलएलपी होती है ये फॉर्म्ड करी जाती है बाय एलएलपी एक्ट 2008। याद रखना, हमारा जो सिलेबस में एक्ट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बट यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है, एलएलपी एक्ट 2008। ये आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा? ये आपको जनरली बोलते हैं ना कि कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जाएगा। जब आप कॉलेज लेवल पे पहुंचोगे ना तो वहां पे आपको ये पढ़ाया जाएगा। बोलो बात समझ में आई? दैट्स द पॉइंट। सो आपके पास एक छोटा सा मीनिंग है बस इसका, आपको बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008। याद रखना, एलएलपी एक ऐसी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है जहां पे पार्टनर का जो शेयर होता है ना, पार्टनर का जो शेयर होता है वो लिमिटेड लायबिलिटीज तक होता है। मतलब वो, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटीज वहां पे नहीं चलती है। मतलब जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट करा है उतने तक ही लिमिटेड हो बस, कि लायबिलिटीज को बेयर करोगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। टुवर्ड्स अ पार्टनर, पार्टनर के प्रति, ठीक है। तो जो भी पार्टनर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है टुवर्ड्स अ पार्टनर, यानी पार्टनर्स के प्रति। तो यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए इसको एलएलपी भी बोला जाता है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? यस। अब देखो मेरे बच्चे, आज की क्लास हम यही ऑफ करते हैं, बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं, और किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कुछ समय बाद पढ़ेंगे, बट यस कल की क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। आई होप सो कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी मेरे बच्चे। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।